Hello, welcome to all of you. So today I am going to discuss settlement of industrial disputes in India as per Industrial Disputes Act 1947. यहाँ मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इंडिया में निष्पादित की जाती है और डिस्प्यूट का समाधान किया जाता है। तो हम वैधानिक तरीकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया, इसमें हमें ये देखना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन क्या दी गई है। According to the Industrial Disputes Act 1947, industrial dispute means any dispute or difference between employers and employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labor of any person. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह का विवाद जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई के बीच में हो या दो एम्प्लॉयर्स के बीच में हो या वर्कमैन के अलग ग्रुप्स के बीच में भी हो सकता है। बट ये जो विवाद होगा या डिस्प्यूट होगा, ये रोजगार या रोजगार हटने या काम के टर्म्स के बारे में या कंडीशंस ऑफ लेबर के बारे में होगा। तो मतलब इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाती है। एम्प्लॉयमेंट की बात, नॉन एम्प्लॉयमेंट की बात, मतलब किसी को रखना या नौकरी से हटा देना, या काम के जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है उसकी बात होती है, या वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क कल्चर क्या है। इन सभी चीज़ों से मामले में अगर कोई विवाद होता है, और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से जो उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है, तो उसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कह सकते हैं। बट हाँ, इट डज नॉट इंक्लूड द पर्सनल डिस्प्यूट। अगर कोई पर्सनल डिस्प्यूट होता है जिसका उसके जॉब से कोई मतलब नहीं है, तो उसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं कहते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स? डिमांड फॉर हायर वेजेज एंड अलाउंसेज इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। या तो मजदूरी समय पर नहीं दी जाती है, या मजदूरी जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है वो नहीं दी जाती है, या बोनस का इशू होता है, ग्रेचुटी के इशू हो सकते हैं। डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ बोनस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स रेट। डिमांड फॉर हायर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ऐसी बेनिफिट्स जो किसी तरह की कॉन्टीजेंसी या दुर्घटना होने पर उनको चाहिए होती है, जैसे अगर एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, या डिसेबिलिटी हो जाए, बीमार पड़ जाए कोई, मैटरनिटी की केस हो जाए, या रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट चाहिए, मेडिकल बेनिफिट चाहिए, तो ये सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के मामले में भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। डिमांड फॉर गुड एंड सेफर वर्किंग कंडीशंस, अच्छे काम करने की दशा हो, कोई उसमें सुविधाएं मिले, जैसे गर्मियों के समय में कूलर है या नहीं है। इंक्लूडिंग लेंथ ऑफ ए वर्किंग डे, काम करने का कितना टाइम हो, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से जो घंटे बताए गए हैं उतने घंटे काम होते हैं या उससे ज़्यादा काम कराया जा रहा है। काम के बीच में उनको इंटरवल दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, और वो इंटरवल कितने देर की दी जा रही है, और काम करने की वहाँ का माहौल कैसा है। अच्छा, एम्प्लॉय लेबर वेलफेयर की चीज़ें हैं या नहीं है, जैसे कैंटीन की फैसिलिटी है या नहीं, रेस्ट रूम है या नहीं, रिक्रिएशनल फैसिलिटी है या नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों के लिए विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। नाउ जब इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि कहीं डिस्प्यूट हो गई? या तो स्ट्राइक हो जाती है, मतलब जब काम करने वाले वर्कर्स काम छोड़ देते हैं, या काम की जगह पे आते हैं फिर भी काम नहीं करते हैं, या स्लो वर्क करते हैं, या काम दूसरों को काम करने से रोकते हैं। और हो सकता है कि सारे एम्प्लॉइज नहीं करें, बट काफ़ी लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, बट हाँ, एक इंडिविजुअल स्ट्राइक नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ लॉकआउट होती है, जो एम्प्लॉयर का लॉकआउट का डिक्लेयर करता है। when a workman go to the place or group of workmen go to the place of work and they are denied the right to work, उनको काम करने नहीं दिया जाता है, तो ये लॉकआउट और स्ट्राइक टेम्पररी नेचर का होता है। तो भाई, अगर स्ट्राइक हो जाए या लॉकआउट हो जाए, तो फैक्ट्री को नुकसान होता है, वर्कर्स को नुकसान होता है, एम्प्लॉयर्स को नुकसान होता है। तो इसलिए ये कुछ प्रोविजंस किए गए हैं अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में, जिससे कि इन चीज़ों को ठीक की जा सकती है, डिस्प्यूट्स को ठीक किया जा सकता है। अब जैसे उसमें तीन तरीके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और बेसिकली ये तीन तरीके ही हैं अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में: conciliation, arbitration, adjudication. Sometimes we confuse conciliation with mediation. Mediation is a different thing and that is not covered under Industrial Disputes Act. But conciliation is a legal word. तो सबसे पहले कहीं अगर स्ट्राइक होती है या लॉकआउट होती है या इसका होने का चांस होता है या इसकी नोटिस दी जाती है दोनों तरफ से कि भाई हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं
या लॉकआउट पड़ जाने वाले हैं, तो सबसे पहले कॉन्सिलिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है? कॉन्सिलिएशन की हिंदी समझौता होती है, तो इससे मतलब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कॉन्सिलिएशन इज द प्रैक्टिस बाय विच द सर्विसेज ऑफ ए न्यूट्रल पार्टी आर यूज्ड। सो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी की सर्विसेज दी जाती है इन ए डिस्प्यूट एज ए मीन्स ऑफ हेल्पिंग द डिस्प्यूटिंग पार्टीज टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंसेज एंड टू अराइव एट एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ एग्रीड सॉल्यूशन। तो मतलब ये हुआ, एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी होता है जिसका पर्पस ये होता है कि जो पार्टी डिस्प्यूट में है उनके डिफरेंसेस को कम से कम किया जाए और वो आपस में बैठकर बातचीत कर लें, जिससे ऐसा सॉल्यूशन हो, सेटलमेंट हो जो सौहार्दपूर्ण हो, जो जिसको दोनों के दोनों एक्सेप्ट करते हो। तो कॉन्सिलिएशन अफसर डज नॉट प्ले वेरी एक्टिव रोल like providing any type of decision or giving any type of award, but he or she tries to make both the parties sit together so that they come to the amicable solution। दोनों पार्टी आमने सामने बैठ जाएं, आपस में बातचीत करें। अगर कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो एज ए फैसिलिटेटर वो हेल्प करता है, सजेस्ट भी कर सकता है, एडवाइस भी कर सकता है, बट इम्पोज नहीं करता है। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में कॉन्सिलिएशन के लिए दो सिस्टम बना हुआ है। एक तो कॉन्सिलिएशन अफसर है और एक बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन की बात की गई है। ये दोनों ही दोनों कॉन्सिलिएशन का काम करते हैं। सबसे पहले कॉन्सिलिएशन अफसर कौन होता है? समझौता अधिकारी इज ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू कॉन्सिलिएट बिटवीन द पार्टी टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट का मतलब लेबर डिपार्टमेंट का वो कोई ऑफिसर होता है, लेबर कमिश्नर हो सकता है, ज्वाइंट कमिश्नर हो सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन कॉन्सिलिएशन अफसर बनेगा। द कॉन्सिलिएशन अफसर इज गिवन द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट। उससे सिविल कोर्ट्स के पावर होते हैं लिमिटेड पर्पसेज के लिए, जैसे कि ही इज ऑथराइज टू कॉल द विटनेस टू पार्टीज ऑन ओथ। वो दोनों पार्टी को बुलाकर उनसे ओथ पर कुछ चीज़ें कहवा सकता है जिससे कि वो बाद में डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत उसे पावर सिविल कोर्ट के होते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि लोग उसकी बात मानेंगे ही नहीं, वो कॉन्सिलिएशन के प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होंगे। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर का रोल क्या होता है? व्हाट आर द रोल्स ऑफ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर? ही शैल होल्ड कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जो रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किए गए हैं अंडर द एक्ट। ही शैल इन्वेस्टिगेट, मतलब वो जरूर करेगा, इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट, उसकी जांच करेगा, अनुसंधान करेगा, एंड ऑल मैटर्स अफेक्टिंग इट, और उससे रिलेटेड सारे मामलों की, एंड मे डू ऑल सच थिंग्स एज ही थिंक्स फिट टू फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग द पार्टीज टू कम टू ए फेयर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। वो सारा कुछ करेगा जिससे कि दोनों पार्टीज इस डिस्प्यूट को सेटल करने की ओर बढ़े, उनको प्रेरित करेगा, उनको रिक्वेस्ट करेगा, उनसे बातचीत करेगा। If a settlement of the dispute or any of the matters in dispute is arrived at in the course of conciliation proceedings, the conciliation officer shall send a report thereof to the appropriate government, together with a memorandum of settlement signed by parties to the dispute। तो अगर वो conciliation process उसकी सक्सेसफुल हो जाती है तो उसकी एक रिपोर्ट बनाकर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजेगा। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा। जैसे रेलवे का केस होगा तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट है, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, जिसमें वो सेटलमेंट की एक पेपर होंगे जिसको मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, जिसमें दोनों पार्टी साइन करती है और वो भी साइन करेगा, वो गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को भेज देगा कि भाई कॉन्सिलिएशन प्रोसेस वाज ए सक्सेस। सॉरी, इफ नो सच सेटलमेंट इज अराइव्ड एट। अब बट एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, और इंडिया के केस में ज्यादातर ऐसा होती है कि सेटलमेंट होता नहीं कॉन्सिलिएशन के बाद। तो कॉन्सिलिएशन अफसर शैल एज सुन एज प्रैक्टिकल आफ्टर द क्लोज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन send to the appropriate government a full report setting forth the steps taken by him for ascertaining the facts and circumstances related to the dispute and for bringing about a settlement thereof, together with a full statement of such facts and circumstances and the reasons on account of which, in his opinion, a settlement could not be arrived at। तो इसको अगर हम आसान तरीके से समझे तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि जब इन्वेस्टिगेशन कर खत्म करने के बाद उसे लगता है कि भाई सेटलमेंट नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है दोनों पार्टी के बीच में, तो वो सारी एक रिपोर्ट बनाकर लिख कर दे देगा और उसमें सारा कुछ बताएगा कि भाई हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, और उस स्टेप्स के बाद और जितने भी उसके सजेशन है वो भी देगा उसमें, और सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेज की बात करेगा, और उसके बाद ये भी वो लिखेगा कि भाई उसके हिसाब से ये चीज़ें क्यों नहीं सेटल हो पाई। एम्प्लॉयर की गलती थी, एम्प्लॉय की गलती थी, कम्युनिकेशन की गलती थी, रूल्स की गलती थी, व्हाट्स एवर इट मे बी। तो जो भी उसके हिसाब से समझ में आएगी उसको बना रिपोर्ट बनाकर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज देगा, और उसकी रिपोर्ट को जब गवर्नमेंट को मिलेगी और गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं भाई ये केस को हम फिर एक बोर्ड में भेज दें, तो गवर्नमेंट उस केस को फिर एक फर्दर कंसलेशन बोर्ड में भी भेज सकती है,
or where the appropriate government does not make such a reference, it shall record and communicate to the parties concerned its reason thereof. और ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उसे नहीं भी भेजे और उसका कारण बता देगी दोनों पार्टी को। और ये जो भी रिपोर्ट होगी इस सेक्शन के अंदर वो सबमिट की जाएगी 14 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीडिंग्स, मतलब 14 दिन के भीतर वो से गवर्नमेंट को सबमिट कर देना है कॉन्स्टिट्यूशन अफसर को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद, मतलब वो बहुत ज़्यादा लंबा इसे डिले नहीं कर सकता है। अब मैंने बात की बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्मली बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सभी मामले नहीं जाते हैं। दोज मैटर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट गोज टू द बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझौता बोर्ड। In case constellation officer fails to resolve the difference between the party, the government has discretion to appoint a board of constellation। और इसमें एक चेयरमैन होते हैं, 2 या 4 लोग होते हैं। 2 या 4 लोग क्यों होते हैं? क्योंकि अगर 2 लोग होंगे तो 3 टोटल हो जाएंगे और अगर 4 मेंबर्स होंगे तो 5 हो जाएंगे। तो मतलब जो भी डिसीजन हो मेजोरिटी से हो। तो अगर 3 होंगे तो 2-1 का हो सकता है, अगर 5 होंगे तो 3-2 का हो सकता है। अदरवाइज अगर आप 4 कर दोगे, 2 कर दोगे तो फिर डिसीजन नहीं हो पाएगा। The board must submit its report to the government within 2 months of the date on which the dispute was referred to it। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अफसर को 14 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी होती है जब इसके पास मामला आया। दिस पीरियड कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट बाय 2 मंथ्स। अगर कुछ सिचुएशन लगती है कि मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो गवर्नमेंट उसे 2 महीने और बढ़ा सकती है। और बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी वही काम करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन अफसर करता है, बट डिफरेंस इसमें यही होता है कि इसमें एक बंदा नहीं होता है, इसमें ज़्यादा लोग होते हैं। इसके बाद आर्बिट्रेशन की बात आती है। आर्बिट्रेशन भी थर्ड पार्टी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक थर्ड पार्टी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, आर्बिट्रेशन भी एक थर्ड पार्टी होती है और इंडिपेंडेंट होती है। और इसका टेक्निकल नाम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में वॉलंटरी आर्बिट्रेशन है। सो आर्बिट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच द कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज एग्री टू रेफर द डिस्प्यूट टू ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी नोन एज ए आर्बिट्रेटर। और वो थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर होता है जो अवार्ड देता है। और अवार्ड की वैल्यू वही होती है जो ऑलमोस्ट कोर्ट के डिसीजन की होती है। Arbitration differs from conciliation in the sense that in arbitration the arbitrator gives his judgment on the dispute। तो इसमें आर्बिट्रेटर भी दोनों साइड्स की बात को सुनता है, सारे फैक्ट्स को लेता है, उनको कॉल करता है, विटनेस लेता है। बट कॉन्सिलिएशन में बस वो समझाने की कोशिश करता था, बट यहाँ वो जजमेंट देता है, जिसके लिए टेक्निकल वर्ड अवार्ड होता है। और जब इस पर गवर्नमेंट साइन कर देती है तो इसकी वही वैल्यू हो जाती है जो कोर्ट के जजमेंट की हो जाती है। द कॉन्सिलेटर डिस्प्यूटिंग पार्टी टू रीच एट ए डिसीजन। कॉन्सिलिएशन में बस जो कॉन्सिलेटर होता है वो कोशिश करता है कि दोनों पार्टी एक डिसीजन पर पहुंचे, बट यहाँ आर्बिट्रेटर ऐसा नहीं करता है। आर्बिट्रेटर एक अपना अवार्ड दे देता है। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आर्बिट्रेशन में जो थर्ड पार्टी होती है वो दोनों साइड्स, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज दोनों को एग्रीबल होनी चाहिए कि भाई हम इसे मानते हैं ये इंडिपेंडेंट है या ये न्यूट्रल है। तो इसलिए आर्बिट्रेटर कौन होता है नॉर्मली, ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होता है? नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई सीनियर ऑफिसर्स होता है, नॉर्मली लेबर डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर्स होता है। अब हम टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करें तो एक ही टाइप की होती है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। क्योंकि जब हम कंपल्सरी आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो कंपल्सरी आर्बिट्रेशन का दूसरा नाम एडजुडिकेशन होता है। तो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन क्या होती है? इन वॉलंटरी आर्बिट्रेशन बोथ द कंफ्लिक्टिंग पार्टीज अपॉइंट ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी एज आर्बिट्रेटर। तो अपॉइंट कौन करते हैं? दोनों। बट इसका नाम कौन देगा? नॉर्मली गवर्नमेंट देती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी होते हैं वही एक न्यूट्रल माने जाते हैं। द आर्बिट्रेटर एक्ट्स ओनली व्हेन द डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू हिम हर। विद ए व्यू टू प्रमोट वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has constituted a tripartite national arbitration promotion board in July 1987, consisting of representative of employees, trade employers and the government। However, the voluntary arbitration could not be successful because the judgments given by it are not binding on the disputants, yes moral binding is exception to it। अब इसका मतलब क्या होगा? जब हमने कहा कि ये अवार्ड देती है, इसकी अवार्ड की वैल्यू होती है और ये गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है नॉर्मली, तो फिर ये बाइंडिंग क्यों नहीं होती? इसका एक रीजन ये होता है कि आर्बिट्रेशन उन पे अप्लीकेबल होता है जिन पार्टीज ने इस पे एग्री किया हो। और जैसा पता है आपको या शायद नहीं पता हो कि इंडिया में मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस है। एक इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस होते हैं। तो जब एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस होते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सारी यूनियंस एक बात पे एग्री नहीं करती है। तो जैसे 10 यूनियन है, उसमें 6 यूनियन ने कहा कि ठीक है हम मिस्टर एक्स को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, बट किसी ने कहा कि नहीं हम उसे अपॉइंट नहीं करेंगे। तो जब बाद में अवार्ड एप्लीकेशन की बात आती है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो 4-5 यूनियन कहते हैं कि हम पे अप्लीकेबल नहीं होगा। एंड इट इज़ नेवर पॉसिबल कि कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड 60%, 70% या इवन 80% एम्प्लॉय पे अप्लीकेबल हो, बाकियों पे नहीं हो। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड भी सक्सेसफुल इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है।
अब इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं एडजुडिकेशन, और इसको कंपल्सरी आर्बिट्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये भी इसमें भी थर्ड पार्टी होता है, और थर्ड पार्टी की डिसीजन यहाँ बिल्कुल बाइंडिंग होती है। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? डिसीजन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। The ultimate legal remedy for the settlement of an unresolved dispute is reference to adjudication by the government. The government can refer the dispute to adjudication with or without the consent of the disputing party. अब डिस्प्यूटिंग पार्टीज को माने या नहीं माने, बट गवर्नमेंट ने अगर रेफर कर दिया तो वो एडजुडिकेशन उस पर होता ही है। When the dispute is referred to adjudication with the consent of the disputing party, it is called voluntary adjudication, and when the government herself refers the dispute to adjudication without consulting the concerned party, it is known as compulsory adjudication. But normally in most of the cases it is compulsory adjudication. So adjudication is a system where the matters are decided upon by the courts, different type of courts. And there is a three types of machinery for the adjudication of industrial disputes: labor court, industrial tribunal, national tribunal. So there is not one type of court. There are three types of court, and it is in a hierarchical system. It means that first there is a labor court, then there is the industrial tribunal, at the top there is the national tribunal. Now, under Section 7 of the Industrial Disputes Act, the appropriate government, by notifying in the official gazette, may constitute labor court for adjudication of the industrial disputes. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने एरिया में लेबर कोर्ट को अपॉइंट कर सकती है। The labor court consists of one independent person who is the presiding officer or has been a judge of a high court or has been a district judge or additional district judge for not less than 3 years or has been a presiding officer of a labor court for not less than 5 years. तो ये सारे मतलब बेसिकली ही इज फ्रॉम ए जुडिशरी, या तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो रिटायर्ड जज होता है, सीनियर जज होता है। और वो कौन से मामले को देखता है? जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। तो सेकंड शेड्यूल में कौन से मामले दिए गए जिसको लेबर कोर्ट जिस पे सुनवाई कर सकता है? तो उसमें ये चीजें आती हैं: द प्रोप्राइटरी, इट्स नॉट प्रॉपर्टी, द प्रोप्राइटरी और लीगलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू पास एन ऑर्डर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर अगर एम्प्लॉयर ने कोई ऑर्डर पास किया हो तो उसके बारे में बात की जाती है कि वो ऑर्डर सही है या गलत है। द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स की एप्लीकेशन सही की गई नहीं या उसका मतलब क्या निकलता है। डिस्चार्ज और डिस्मिसल ऑफ वर्कर्स, किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया गया डिस्चार्ज के फॉर्म में या डिस्मिसल के फॉर्म में, या उनको कोई जो रिलीफ दी गई वो रिलीफ सही दी गई, गलत दी गई, और किसी तरह की उनको स्टैट्यूटरी कंसेशन मिलती थी वो अगर उसको विड्रॉ कर लिया गया, जो पहले दी जाती थी अब नहीं दी जा रही है, या कोई स्ट्राइक या लॉकआउट लीगल या इलीगल है, या इसके अलावा और जितने भी मैटर्स हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में नहीं आते हैं वो लेबर कोर्ट मामले को सुन सकती है। तो ये सारे मामले लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इससे ऊपर वाले इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की। अंडर सेक्शन 7A ऑफ द एक्ट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कंस्टिट्यूट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एक या इससे ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को बनाया जा सकता है। नॉर्मली हर स्टेट में एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होता है। कंपेयर टू लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैव अ वाइडर जुरिस्डिक्शन. Industrial tribunal is also constituted for a limited period for a particular dispute on an ad hoc basis. तो कभी से ad hoc basis पे भी बनाया जा सकता है, बट नॉर्मली ये स्टेट वाइज होता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, हर स्टेट का एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होता है। एंड नेचुरली इसमें भी जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं वही आते हैं इसमें मेंबर के तौर पे। अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कौन से मामले आते हैं? वेजेज इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, compensatory and other allowances, hours of work and rest periods, leave with wages and holidays, bonus, profit sharing, provident fund, gratuity, जो मेजर मामले होते हैं इस पे आते हैं। क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, रेशनलाइजेशन, मतलब जब कहीं आप ऑटोमेटिक मशीन लगा रहे हो या इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो लोगों को नौकरी से निकालते हो तो उस पर भी कोई डिस्प्यूट होता है तो इसमें आ जाएगा। रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉय, 50, 100, 200 लोगों को आपने नौकरी से निकाल दिया या फैक्ट्री को बंद कर दिया, क्लोजर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग, ये सारे जो इंपॉर्टेंट मामले होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर आते हैं। तो ये तो मामले इसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ही सुनेगा। बट जो मामले लेबर कोर्ट में गए थे जिसका मैंने जिक्र किया था उन मामले में भी आप अपील में इसके अंदर आ सकते हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। और सबसे हाईएस्ट इसकी अपेक्स बॉडी होती है नेशनल ट्रिब्यूनल। दिस इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बेसिकली ये दो चीज़ों के लिए होता है। जो कोई मामला एक ही जगह हो
बट वो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, मतलब पूरे कंट्री की डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का मामला हो। जैसे मान लो पावर प्लांट, इस तरह की एटॉमिक पावर प्लांट हो, उसमें अगर स्ट्राइक हो जाए तो उन चीज़ों को नेशनल ट्रिब्यूनल स्टेट में ले लेता है। या कुछ ऐसे मामले हो जिसमें एक से ज़्यादा स्टेट का मैटर इन्वॉल्व हो और उसमें कोई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लेबर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं हो। जैसे कोई मामला समझ लो पंजाब का है और उसमें फिर हरियाणा भी इन्वॉल्व है और उसमें राजस्थान भी इन्वॉल्व है और दिल्ली भी इन्वॉल्व है, तो उसमें किसी एक स्टेट की इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जजमेंट नहीं दे सकती है, तो वो मामला कहाँ चला जाता है, नेशनल ट्रिब्यूनल में। तो दो कंडीशन होते हैं, अगर मामला एक से ज़्यादा स्टेट का हो या मामला नेशनल इंपॉर्टेंस का हो तो वो मामला स्टेट में नेशनल ट्रिब्यूनल में चला जाता है। The central government may, if it thinks fit, appoint two persons as assessors to advise the national tribunal. तो नेशनल ट्रिब्यूनल को एडवाइज करने के लिए एसेसर्स को भी गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। When a national tribunal has been referred to, no labor court or national tribunal shall have any jurisdiction to adjudicate upon such matter. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई मामला नेशनल ट्रिब्यूनल में चला जाता है तो उस मामले पर लेबर कोर्ट या नेशनल ट्रिब्यूनल नहीं सुन सकती है। जैसे कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो लोअर कोर्ट नहीं सुन सकती, एग्जैक्टली वही है। बट ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर नेशनल ट्रिब्यूनल तक भी कोई चला गया वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स, अब वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो, तो दो कोर्ट का ऑप्शन उसके पास फिर भी होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, एज ए फंडामेंटल राइट को अपने इन्फोर्स करने के लिए जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इससे रिलेटेड अदर्स जो मैटर हैं उन चीज़ों को हम अगले लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं।